एक गांव में मदन लाल नाम का एक व्यक्ति गाजर की खेती किया करता था। उसके खेत में गाजर अच्छे नहीं होते थे और बहुत कम मात्रा में होते थे। इस बात से मदन लाल थोड़ा दुखी रहता था, लेकिन जितने गाजर होते थे उन्हें बेचकर किसी भी तरह गुजारा कर रहा था और उतने में ही संतुष्ट रहने की कोशिश करता था। मदन लाल के पड़ोस में विभूति नाम का एक व्यक्ति भी अपने खेत पर गाजर की ही खेती करता था। उसके खेत के गाजर बहुत स्वादिष्ट और ज्यादा मात्रा में होते थे। वह मदन लाल के खेत पर कम गाजरों को देखकर बहुत खुश होता था और सोचता था वह बहुत भाग्यशाली है, जिस वजह से उसकी खेत पर अच्छे गाजर होते हैं और मदन लाल के खेत पर खराब। एक दिन विभूति सोचता है, चलो मदन लाल की हालत का मजाक बना कर आया जाए। विभूति मदन लाल के पास आकर शुरू करो। तार कोशिशों के बाद अचानक एक बार उसके सारे गाजर अच्छे निकलते हैं और खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं। पूरे खेत में गाजर ही गाजर दिख रहे हैं। वाह, भगवान ने मेरी सुन ली और आखिरकार मेरी खेत को भी उपजाऊ खेत बना दिया। यह सब विभूति देखते रहता है और सोचता है, अरे अचानक से इसके खेत में इतने गाजर कैसे लगने लगे? आखिर क्या कर दिया इसने? अच्छा जाने दो, जो भी किया इसके गाजर मेरे खेत की गाजरों का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। एक दिन गांव में शहर से व्यापारी आते हैं। वह बहुत ज्यादा मात्रा में गाजर खरीदना चाह रहे थे। गांव वाले उन्हें मदन लाल और विभूति का नाम सुझाते हैं। वह मदन लाल और विभूति दोनों से मिलने जाते हैं और दोनों के गाजर चखते हैं। हमने दोनों की खेतों लेकिन अभी मेरे पास ही आते। थोड़ा सोचने के बाद क्यों ना मैं खुद ही उसके खेत की सारी गाजर को खराब कर दूं, फिर देखता हूँ वो क्या करेगा। विभूति रात के वक्त मदन लाल के खेत के पास आता है और ढेर सारे चूहे और खरगोश उसके खेत पर छोड़ देता है। अगली सुबह तक चूहे और खरगोश खेत के सभी गाजर को बर्बाद कर देते हैं। यह देखकर मदन लाल सर पकड़कर बैठ हुआ है बेटा। मदन लाल पूरी बातें बाबा को बताता है। ये काम तो किसी इंसान का लगता है। रुको, मैं अभी उसकी खोज करता हूँ। बाबा आंखें बंद करते हैं। थोड़ी देर साधना के बाद वह आंखें खोलते हैं और मदन लाल से कहते हैं, ये सब तुम्हारे पड़ोसी विभूति का किया धरा है। उसने ही जलन की वजह से तुम्हारे खेत पर चूहे खरगोश छोड़े थे, जिसकी वजह से तुम्हारे सारे गाजर खराब हो गए। यह सुनकर मदन लाल बहुत हैरान रह जाता है। लेकिन तुम चिंता मत करो और ये बीज लेकर जाओ, इन्हें खेत में लगा देना। इन्हें लगाने के बाद जितने भी गाजर उगेंगे उन्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा, और जब वो गाजर बड़े हो जाएंगे तो सिर्फ तुम ही उन्हें तोड़ पाओगे। इतना सुनकर मदन लाल खुश होकर उन बीज को ले जाता है और अपने खेत में लगा देता है। उस बीज से जितने भी गाजर उगते हैं उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचा पाता। विभूति एक बार और चूहे और खरगोश को छोड़ता है, लेकिन इस बार उसके गाजरों को कुछ नहीं होता। वह खरगोश और चूहे मदन लाल के खेतों से खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं। यह देख विभूति कुछ समझ नहीं पाता। गाजर उगते ही मदन लाल उन्हें तोड़ लेता है और अपना सारा ऑर्डर पूरा कर लेता है। दिन प्रतिदिन विभूति की हालत बहुत बुरी होती चली जाती है। उसकी खेत बंजर हो चुकी है, एक भी चीज नहीं हो पा रही है। उसके पास खाने का एक दाना भी नहीं था। एक दिन मदन लाल देखता है विभूति अपने खेत के पास घूम रहा है, तभी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर मदन लाल तुरंत उसके पास जाता है और उसे उठाकर अपने घर लाता है। पानी छिड़ककर उसे होश में लाता है और भोजन खिलाता है। यह देख विभूति को अपनी गलती का एहसास होता है। अरे मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है। मैंने ही तुम्हारे खेत पर खरगोश और चूहे छोड़ दिए थे ताकि तुम्हारे गाजर खराब हो जाए, और तुमने आज मेरी इतनी मदद की, मुझे भोजन भी करवाया। धन्यवाद दोस्त। कोई बात नहीं विभूति, अपनी गलती का कहता है। क्या तुम सच कह रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस तरह दोनों के बीच दुश्मनी खत्म हो जाती है और वह दोस्त बन जाते हैं और दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब परिवार का था। उसकी माँ सीता कुल्फी बनाया करती थी और उसका पिता जयंत
उन कुल्फियों को बेचकर 4 पैसे घर लाता और उन्हीं पैसों से उनका घर खर्च चला करता था। रामू को अच्छा खाना पीना नहीं मिलता था, इसीलिए वह बहुत कमजोर और दुबला पतला था। अपने स्कूल में होने वाले खेलों के मुकाबले में हमेशा हार जाया करता। रामू की हालत को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने उसको छोटे बच्चों के ग्रुप में करवा दिया। जब रामू छोटे बच्चों के साथ खेलता तो उसको छोटे बच्चे यह कहकर चिढ़ाते कि देखो जरा इसको, छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए शर्म नहीं आती। रामू इस बात से दुखी होकर अपने टीचर के पास जाता है और कहता है, टीचर जी, आपने मुझे छोटे बच्चों के साथ क्यों खेलने को कहा? मुझे उनके साथ खेलते हुए शर्म आती है। आप मुझे मेरी उम्र के लड़कों के साथ खेलने दीजिए। बेटा, बड़ी उम्र के टीम में 16 साल या उससे अधिक उम्र वाले लड़के हैं, तुम उनके साथ नहीं खेल सकते। लेकिन टीचर जी, मेरी उम्र भी तो 17 साल है, फिर भला मैं उनके साथ क्यों नहीं खेल सकता? बेटा, तुम शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसीलिए तुम उनके साथ नहीं खेल सकते। अपने टीचर की बात सुनकर रामू बहुत दुखी होता है और वह अपने घर चला जाता है। घर जाकर वह अपने माता पिता को सारी बात बताता है। रामू, हम लोग कुल्फी बेचते हैं और इसमें इतनी आमदनी नहीं होती है कि मैं तुमको अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा और अच्छी सुविधाएं दे सकूं। लेकिन पिताजी, मैं उस सबके तानों को नजरअंदाज करके अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाने लगता है, मगर फिर भी उसके मन में कहीं न कहीं ये उदासी थी कि काश वह भी सबकी तरह सबके साथ खेल कूद पाता। उधर रामू का पिता रोज की तरह कुल्फियां बेचने निकलता है। उसकी आदत थी कि वह रास्ते में मिलने वाले भिखारियों को फ्री में कुल्फी देता था। उसको सारे भिखारी बहुत दुआएं देते थे। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये कुल्फी नहीं ले सकता। बाबा, इस कुल्फी के बदले मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, इसीलिए आप ये कुल्फी ले लीजिए। तुम ये कुल्फी मुझे फ्री में क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैं रोज भूजे बाबाओं को एक कुल्फी फ्री में देता हूँ। आज आप मिल गए, इसीलिए आपको दे रहा हूँ। मगर इस एक कुल्फी में मेरा पेट नहीं भरेगा। क्या तुम अपनी सारी कुल्फियाँ मुझे दे सकते हो? भिखारी की बात सुनकर जयंत सोच में पड़ जाता है और सोचता है, अगर मैं सारी कुल्फियाँ बाबा को दे दूंगा तो मैं क्या बेचूंगा? और अगर कुल्फियाँ ना बिकी तो घर में खाना कैसे बनेगा? फिर वह मन ही मन फैसला लेता है, आज मैं ये सारी कुल्फियाँ इस बाबा को दे देता हूँ। मैं इसकी मदद करता हूँ, ईश्वर मेरी मदद करेगा। जयंत सारी कुल्फियां भिखारी को दे देता है और जाने लगता है। भिखारी जयंत को आवाज देता है और कहता है, सुनो बेटा, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। जो व्यक्ति सबकी मदद करता है, भला मैं उसको खाली हाथ कैसे जाने दूंगा? वह भिखारी उन कुल्फियों में से एक कुल्फी निकालकर जयंत को देता है। जयंत जब उस कुल्फी को देखता है तो वह सोने की कुल्फी होती है। बेटा, इस कुल्फी को मामूली कुल्फी ना समझना, यह जादुई कुल्फी है। इस कुल्फी से जो भी तुम मांगोगे तुमको मिलेगा। अब तुम जाओ, तब तक मैं तुम्हारी कुल्फियों को खाता हूँ। जयंत खुशी खुशी अपने घर जाने लगता है और जाते जाते उसको ख्याल आया, क्यों न मैं जादुई कुल्फी से अपने लिए कार मंगवा लूं। जयंत जादुई कुल्फी निकालता है और कहता है, हे जादुई कुल्फी, मेरे लिए एक कार ला दो। झट से वहाँ चमकती हुई एक कार आ जाती है। जयंत चमचमाती हुई कार से अपने घर पहुँचता है और अपनी पत्नी और रामू को आवाज देता है। दोनों बाहर आकर चमचमाती हुई कार देखकर दंग रह जाते हैं। पिताजी, ये सब कैसे हुआ? मुझे रास्ते में एक बाबा मिले थे, उन्होंने मुझे ये जादुई कुल्फी दिया था। यह सब इसी का चमत्कार है। फिर जयंत जादुई कुल्फी से एक बड़ा सा घर मांगता है। जादुई कुल्फी उसका टूटा फूटा घर बहुत आलीशान बंगले में बदल देती है। जयंत सबको अंदर ले जाता है। पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है। जयंत जादुई कुल्फी से खाना मंगवाता है। शाही खाना आ जाता है। सब पेट भर के खाना खाते हैं। अब रामू एक अमीर घराने का लड़का बन जाता है। कुछ ही दिनों में
वह खा पीकर हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त हो जाता है। रामू फिर बड़ी सी कार में स्कूल जाता है। रामू को देखकर सब बहुत दंग रह जाते हैं। अब रामू स्कूल में होने वाले हर मुकाबले में हिस्सा लेता है और हमेशा अव्वल आता है। जो लोग रामू का मजाक उड़ाते थे, अब वो लोग रामू से नजरें नहीं मिला पाते।